नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बालू के अवैध खनन की। गिरिडीह में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से रोक के बाद भी अवैध बालू उत्खनन धड़ल्ले से हो रहा है। जिले के दो बड़ी नदी उसरी और बराकर से हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू निकाले जा रहे हैं और उसे जिले के अलग अलग इलाकों में मनचाहे दाम पर बेचा जा रहा है। हैरत की बात यह कि प्रशासन इन घटनाओं से बेखबर दिख रहा है। इस अवैध कारोबार में कायदा कानून ताक पर दिख रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं बालू के लगातार खनन से नदी गहरी होती जा रही है और साथ ही नदी का स्ट्रक्चर भी खराब होता जा रहा है। इधर बालू माफिया को प्रशासन और स्थानीय नेताओं के संरक्षण की भी बात सामने आ रही है, जिससे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग लॉकडाउन लगा तब से कितना बालू रोजाना उठ जाता है? यही जो 4-5 गाड़ी से हम लोग बोझते हैं रोजाना। हाँ, जैसे बहुत टीम हम लोग है, मजदूर लोग। टोटल अगर बात करें दिन भर में कितने बालू चले जाते हैं? टोटल खूब कीजिएगा तो 20 गाड़ी जाता है। बोकारो में करहरिया पंचायत का प्राइमरी स्कूल जर्जर है और इस स्कूल का एक कमरा ध्वस्त है। वहीं बाकी भवन भी कभी भी गिर सकता है। हालांकि कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूल बंद रहने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ऐसे में स्कूल आने वालों को रोकने के लिए स्कूल में नोटिस चिपकाया गया है, जिसमें जर्जर भवन के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं स्कूल को बांस बल्ली से घेर दिया गया। जर्जर स्कूल और ध्वस्त हुए भवन से अब यहां के लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है। उन्होंने स्कूल भवन की मरम्मत की मांग की। इधर स्कूल की ओर से वरीय अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई और अगले आदेश का इंतजार किया जा रहा है। तब तक शिक्षक जान की बाजी लगाकर इसी जर्जर भवन में हाजिरी लगाने को मजबूर हैं। लॉकडाउन के चलते बच्चा नहीं था, ये तो बहुत बड़ा घटना हम लोग के यहाँ पंचायत में करहरिया के बच्चा लोग को बहुत दिक्कत हो जाता। और अभी बहुत हमारे एक ही स्कूल है जो कि बच्चा को पढ़ाने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब छत नहीं है, स्कूल नहीं है। अब इसके बारे हम लोग को क्या करना है क्या नहीं, हम लोग बहुत इसमें दुख हैं। स्थिति को देखते हुए हमने पहले ही विद्यालय को चारों ओर बांस का घेरा दे दिया जा चुका था और उसमें लिख कर रखा गया था कि प्रवेश निषेध कर दिया गया था, जिससे कोई बच्चे बिल्डिंग में ना आवे और कोई दुर्घटना ना घटे। इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दे दिया गया है तथा प्रमंडल स्तर पर भी जिला कार्यपालक अभियंता को भी इसकी सूचना दी जा चुकी है। धनबाद के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं और ऐसे में शिक्षा विभाग छात्रों पर एक्शन लेने वाला है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि अभिभावक में सामर्थ्य है, लेकिन वो अपने बच्चों को अपना एंड्रॉइड फोन पढ़ने के दौरान नहीं देना चाहते। वैसे बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस में शामिल नहीं हो रहे हैं, उन्हें स्कूल से ड्रॉप आउट समझा जाएगा। वहीं परिजनों का कहना है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में वो बच्चों को मोबाइल आखिर कैसे दें। सर, हम लोग का तो बहुत मजबूरी है क्योंकि हम लोग का लॉकडाउन में स्कूल भी बंद है और अब महंगाई भी बहुत हो गए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है सर। स्कूल बंद है, महंगाई में तो अब काम भी नहीं मिल रहा है सर। पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अब क्या करेंगे मजबूरी में। इतना अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह हैं कि जब उनको जानकारी में है कि हमारा बच्चा जो है कोरोना संक्रमण के काल में ऑनलाइन से ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकता है, फिर भी सामर्थ्य होते हुए भी वो अपने बच्चा को एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं अथवा अपना एंड्रॉयड फ़ोन को जब क्लास का समय है उस समय नहीं हस्तगत करा रहे हैं। वो भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग यह मान लेंगे कि वो ड्रॉप आउट हो गया है। इधर गढ़वा में कांडी थाना क्षेत्र के भंडरिया गांव में अज्ञात बीमारी से एक महिला की मौत हो गई। वहीं उसी परिवार के 5 सदस्यों की हालत खराब है। उनके शरीर में 1 हफ्ता से लगातार सूजन हो रहा है। पीड़ितों का इलाज मजियाओं रेफरल अस्पताल में कराया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। इसके बाद अचानक हुई महिला की मौत से लोग अचरज में हैं। मौत की खबर मिलते ही रेफरल अस्पताल से पहुंची डॉक्टर्स की टीम ने जांच की। प्रारंभिक जांच में 3 लोगों के यूरिन में इन्फेक्शन और शरीर में खून की कमी पाई गई। मृतकों का अंतिम संस्कार जो है कोयल नदी के किनारे कर दिया गया। वहीं परिवार के दूसरे सदस्यों को बेहतर इलाज के लिए गढ़वा ले जाया गया और सभी की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की तरफ से रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन जारी है, लेकिन इसका पालन कितना और किस तरह से हो रहा है, इसकी बानगी देखनी हो तो राजधानी रांची की इन तस्वीरों को देखिए। लोगों की भीड़ जुटी है और खुलेआम मछली की बिक्री की जा रही है। लोग भी इस तरह मछली खरीद रहे हैं मानो वो मछली के साथ कोरोना भी अपने साथ घर लेकर जाएंगे। वहीं लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी जिन पुलिसकर्मियों पर है वो भी आंखें मूंदे बैठे हैं। ऐसे में वीकेंड लॉकडाउन का माहौल पूरी तरह से उड़ रहा है। जब इस बारे में मछली दुकानदार से पूछा गया तो उसका अपना अलग ही तर्क था। सर, खाने के लिए पैसे नहीं हो रहा है, गरीब हैं बहुत, क्या करेंगे, एक दिन नहीं कमाएंगे तो खाने के लिए मिलता नहीं है। थोड़ा सा बहुत ही परेशान हैं। हाँ, घर परिवार चलाना पड़ता है ना। इधर गोड्डा के बाजारों में साप्ताहिक बंदी का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में अब भी लोगों की चहल पहल देखी जा रही है। वहीं बिना मास्क के ही लोग बेवजह बाजारों में घूमते भी दिखाई दे रहे हैं। शहर के कई जगहों पर चेक पोस्ट पर पुलिस की तैनाती है, लेकिन लोगों की आवाजाही रुक नहीं रही। गोड्डा के बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव झा ने। साप्ताहिक बंदी के दिन आज इतवार का दिन है। शनिवार की रात से लेकर सोमवार की सुबह तक साप्ताहिक बंदी की ऐलान की गई है। और गोड्डा की अगर हम बात करें तो गोड्डा के कई क्षेत्रों में चहल पहल जरूर देखी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से आम दिनों में देखी जाती है उस तरीके से नहीं। लॉकडाउन का असर जरूर दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त हम समाहरणालय परिसर के बाहर खड़े हैं और समाहरणालय परिसर के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आपके स्क्रीन के सामने है कि लोग बाज़ारों में घूम जरूर रहे हैं, चेहरे पर मास्क नहीं है और इसके बावजूद भी उन्हें शायद कोरोना का डर नहीं होगा। इसके अलावे अगर हम बात करें तो शहर के कई चौराहों पर चेकिंग भी लगाई गई है, चाहे वो रौतारा चौक का इलाका हो, चाहे नगर थाना का क्षेत्र का इलाका हो, या फिर कोई चेक पोस्ट जहां बनाई गई है। हर जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि लोग आवागमन ना करें। तो तस्वीरें गोड्डा से है कि लॉकडाउन का मिला जुला सा असर गोड्डा में देखने को मिला है। हम समाहरणालय परिसर के सामने से तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग हालांकि लापरवाही कुछ हद तक लोग कर रहे हैं, घूमने के लिए भी लोग बाज़ारों में आ जा रहे हैं, लेकिन आम दिनों के मुताबिक आज भीड़ थोड़ी कम है। बिहार के बक्सर के एक प्रोबेशनर डीएसपी अपने दोस्तों के साथ कोडरमा के तलैया डैम में पार्टी करने आते हैं, लेकिन वहां कुछ ऐसा होता है कि डीएसपी साहब पहुंच जाते हैं सलाखों के पीछे। आखिर क्यों डीएसपी प्रोबेशनर जो है उनका यह हाल हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। डीएसपी का दिखा डॉन अवतार, पार्टी की आड़ में दोस्त की ली जान, 266 किलोमीटर दूर ले जाकर मारी गोली। आशुतोष कुमार जो कि अभी प्रशिक्षु डीएसपी बक्सर में है, उन्होंने अपनी सरकारी सर्विस पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी। हमारी मांग है कि इसको उच्च स्तरीय जांच कराया जाए। सुना आपने, ये मृतक के पिता हैं जो कि अपने बेटी की हत्या के बारे में बता रहे हैं। वो जिसका नाम ले रहे हैं आशुतोष कुमार बक्सर में प्रोबेशनर डीएसपी हैं। उन पर आरोप लगा है कि पार्टी करने में अपने दोस्त निखिल को गोली मार दी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बक्सर जिले के ट्रेनी डीएसपी आशुतोष कुमार अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए कोडरमा के तिलैया बांध गए हुए थे। इसी दौरान उनका मन अपनी सर्विस रिवॉल्वर के साथ फोटो खिंचाने का हुआ। सर्विस रिवॉल्वर से फोटो खिंचवाने के दौरान ही उनसे गोली चल गई। उनके एक दोस्त निखिल रंजन को ये गोली जाकर लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने ट्रेनी डीएसपी की सर्विस पिस्टल को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने ट्रेनी डीएसपी और उनके एक और मित्र सौरभ कुमार को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। 4 दोस्त आए थे तिलैया डैम में, जिसमें एक प्रोबेशनर डीएसपी है जो इसकी बक्सर में पोस्टेड है। उनके सर्विस वाले से गोली चली है, जिसमें एक आदमी की मृत्यु। आदिवासी टोलों में इन दिनों केंद्रीय धुमकुड़िया भवन के भूमि पूजन को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। 14 जुलाई को सीएम हेमंत सोरेन रांची के करनटोली चौक के पास केंद्रीय धुमकुड़िया भवन का भूमि पूजन करेंगे और ऐसे में सभी 32 जनजातीय समाज इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। धुमकुड़िया दरअसल आदिवासी सभ्यता और कला संस्कृति का केंद्र है, जहां आदिवासी समाज
कि लोग अपनी जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं को धुमकुड़िया के जरिए जाहिर करते हैं। ट्राइबल समाज में चाहे बच्चों का जन्म हो या फिर उनकी पढ़ाई लिखाई या फिर शादी विवाह जैसे संस्कार, सभी कुछ धुमकुड़िया भवन में ही बैठकर तय किए जाते हैं और वहीं उन पर चर्चा की जाती है। खासकर गांव समाज का जो भी बैठक हो, समाज का विकास हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हमारे जो भी आदिवासी भाई लोग हैं उन लोग के लिए, खासकर युवा पीढ़ी लोग, लड़का लड़की और हमारे गांव समाज को, इस गांव को हम लोग विकास की ओर कैसे ले जाएं, सारे बैठक हम लोग यहीं बैठक करके ये तय करते हैं। जो भी गांव की समस्या है इसका भी निदान हम लोग यहीं बैठकर करते हैं। चूँकि धुमकुड़िया जो है वो पूरे गांव का केंद्र बिंदु होता है, यहीं से सारा कुछ संचालित होता है। हर सुख दुख से लेकर जो भी नियम कानून जो भी होता है वो इसी जगह से लोगों, गांव के बच्चों को बताया जाता है, बड़ों को बताया जाता है और यहीं से सारा कुछ संचालित होता है। गिरिडीह के ब्रह्मडीह कोल ब्लॉक को फिर से चालू करने की योजना है। ये कोल ब्लॉक 2 दशकों से बंद था, लेकिन अब जिला प्रशासन की ओर से इसे चालू करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पिछले दिनों खनन कार्य में लगी कंपनी पर हाईकोर्ट के आदेश पर बैन लगाया गया था। फिलहाल आंध्र प्रदेश की कंपनी मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को यह काम आवंटित किया गया है। यहाँ खनन शुरू होने से स्थानीय लोगों में रोजगार की उम्मीद जगी है। कार्य दोबारा प्रारंभ किया जाएगा। 90 के दशक के अंतिम वर्षों में यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी कैस्ट्रॉन माइनिंग एजेंसीज को एक्सकेवेशन का लीज ग्रांट किया गया था और 2-3 वर्षों तक यहाँ पर खनन कार्य चला। चूँकि खनन प्रक्रियाओं का उचित अनुपालन एजेंसी के द्वारा नहीं किया गया, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में लीज कैंसिल किया गया था और उसके बाद से 15 वर्षों तक यहाँ पे कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि राज्य सरकार की, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की स्थानीय एजेंसी है, उन्हें यह कोल ब्लॉक अलॉट किया गया है। लोहरदगा सदर अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चिल्ड्रन वार्ड का उद्घाटन किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने उद्घाटन किया। वार्ड में वेंटिलेटर, मिनी ऑक्सीजन प्लांट, बेड समेत ऑक्सीजन पाइप की सुविधा है। और एम्बुलेंस का जो है, कार्डियक एम्बुलेंस का 2 मेरा है। हम लोग 3rd फेज के लिए हम लोग पूरा प्रॉपर तैयार हैं। हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन मिनी प्लांट और गैस, इस तीनों है हमारे पास। 3rd वेव के लिए हमारे पूरा तैयारियां हैं। गोड्डा के पुड़ैया हाट में वाटर फिल्टर प्लांट से गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे पेयजल को लेकर लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जो पेयजल की सप्लाई पाइप से घरों तक होती है, वह सिर्फ पानी, उसका इस्तेमाल जो होता है कपड़ा धोने या फिर नहाने के काम आ रहा है। नदी के पानी को फिल्टर भी नहीं किया जा रहा और ऐसे में जो गंदा पानी पीते हैं वो बीमार हो रहे हैं। पानी मांगते हैं, उधर भी सप्लाई मांगते हैं, चालू करेंगे। कौन बोलता है? और जो दिवाकर जो नहीं है, जो पानी चालू करता है, वहाँ जो स्टाफ है। हाँ हाँ। क्या बोलता है? कहते पैसा दीजिए तब पानी चालू करेंगे। अच्छा। इसके बाद टैंकी भी नहीं साफ करते, गंदा पानी देता है, तो हम लोग कैसे पियेंगे गंदा पानी? साफ करेंगे उसको। तो अभी जो 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से जा रहा है गंदा पानी, इसीलिए इसको ठीक कर रहे हैं। तो सप्लाई डायरेक्ट हो जा रहा है अभी? ना, डायरेक्ट नहीं जा रहा है, जाता है फिल्टर से, लेकिन ये जो एलन है, हाँ, ये यहाँ गिरता नहीं है। झारखंड में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवानों को मुख्यमंत्री कोष से प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी चल रही है। आवेदकों के खाते में 15 अगस्त से पहले राशि भेज दी जाएगी। नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस बाबत राज्य के सभी नियोजनालय में राशि का आवंटन कर दिया, जिसमें सभी युवकों को 5,000 रुपए देने की तैयारी की जा रही है। योजना का लाभ देने के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन भी कर लिया गया है। 18 से 35 साल की उम्र सीमा वाले सभी प्रतिभागी इस योजना का लाभ ले सकेंगे और साथ ही सभी जिलों में इस वक्त आवेदकों के आवेदन की जांच की जा रही है। अभी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना जो स्वीकृत है, उसके लिए सभी नियोजनालय में यहाँ से फंड अलॉट किया गया है। जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के आलोक में जो आवेदक हैं उनका एप्लीकेशन लेके और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से उससे अनुमोदन प्राप्त कर सबके खाते में जो 5,000 की राशि है वो ट्रांसफ़र की जाएगी।
तो इसके लिए सबसे हम लोगों का मीटिंग भी हुआ है और यथाशीघ्र इसका पेमेंट सब बेनिफिशरीज को होगा। संजीवनी की 5 गाड़ियां देश के उन 5 जिलों का सफर तय कर रही है जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी के तहत देश भर में कोविड-19 को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संजीवनी की गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही है और हमारी टीम जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़कर उन्हें टीकाकरण की अहमियत और फायदों के बारे में बता रही है। आइए देखते हैं कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के दूर दराज के गांव की यह रिपोर्ट, जहां एक छोटी सी कोशिश कई लोगों की खुशियां बन गई। जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा, टीका लगा जरा, टीका 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 टीका। दूर दराज के इलाकों में लोगों में वैक्सीन के बारे में जानने की ललक इतनी है कि मूसलाधार बारिश भी ग्रामीणों को रोक नहीं पाई। कोरोना वायरस की पहली लहर में कोकड़ा में एक भी संक्रमित नहीं था, लेकिन दूसरी लहर में यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 126 हो गई, जिनमें से 2 लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। It's the only way to stop the spread of coronavirus by taking vaccine at the earliest possible. संजीवनी मुहिम ने ठाना कि ये मुहिम दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाई जाएगी और हर आवाज को सुना जाएगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बाबू ने कोरोना की वजह से अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि इसके लिए कोरोना वायरस जिम्मेदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबू टीका भी नहीं लगवाना चाहते। सर ಇದು ಸರಿಜಿನ ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲ ತಯಾರಿದ್ರೆ ಸೌಖ್ಯ ಇತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಊಟ ಅದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇತಿರಿಗೂ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡತೆ। संजीवनी की टीम ने उन्हें समझाया कि किस तरह टीकाकरण उन्हें इस महामारी से सुरक्षित रखेगा। Now he is ready to take vaccine. He was understood like why that vaccine is very important. Oh, that is what we tried him. Oh, that's wonderful news. Can you just ask and check with him? Yeah, sir. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೇತಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಾರೆ? ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳ ಅವಡು ಜನ ಬುಕ್ ದೇತಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಎಂಚೋದು ಅಂಕಲ್ ಕೊಕ್ಕಡದ ಗ್ರಾಮಡೆ ದೇತಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ವಿದಾಯ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಫಿಜಿ ಅಂತ। यकीनन अपनेपन का एहसास वैक्सीन को लेकर पनप रहे डर को मिटाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।